मेरा टारगेट ये है कि मैं 5 क्वेश्चन इस तरह से बनाऊं कि आपकी बुक में अगर 55 क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं? 55। एटलीस्ट इन 5 क्वेश्चन को आप करो ना तो उन 55 क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सामने वाले को मैं 100 रुपए का लिख के दिया, इसका मतलब 5 साल बाद वो ये डिबेंचर लेके आएगा और मुझसे 100 रुपए ले जाएगा नॉर्मली। ये नॉमिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि इतना हमें देना है। कि परचेज कंसिडरेशन क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों सर? परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब है? आपने टप्पू अप्पू के बिजनेस को अगर अक्वायर किया तो आपने उसको कुछ ना कुछ पैसा तो दिया होगा। बहुत कम बच्चा होता है उसमें से जो ये वाली एंट्री मार पाता है। कंफ्यूजन कहां होता है इस क्वेश्चन में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैलेंस शीट में जो प्रेजेंटेशन मैंने बताई वो सब जगह दे रखी होती है, आप बार बार करते रहते हो, कोई टेंशन नहीं, फंसते कहां हो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी 5 क्वेश्चन सीरीज। इस 5 क्वेश्चन का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूं। 5 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि जो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर में बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बट यस मेरा टारगेट ये है कि मैं 5 क्वेश्चन इस तरह से बनाऊं कि आपकी बुक में अगर 55 क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं? 55। तो एटलीस्ट इन 5 क्वेश्चन को आप करो ना तो उन 55 क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। इवन मेरा टारगेट ये भी है कि 10 क्वेश्चन और ऐड कर दो, इधर उधर से तुमने उठा लिए, उन 10 क्वेश्चन में भी तुम्हें डाउट ना है, मतलब 55 प्लस और जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं उसमें आपको समस्या ना आए। क्लैरिटी है? तो बेटा स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना इशू ऑफ डिबेंचर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? इशू ऑफ डिबेंचर। तो 5 सवाल में से पहला सवाल हमारा रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं और पहला है वार्म अप सवाल। क्या है बेटा? पहला वार्म अप वाले सवाल में ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक डिबेंचर आपका दिमाग में सेट होगा। आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो साथ साथ, अदरवाइज मैं तो आपको करवा ही रहा हूं। अगेन सर, क्या ये जो आप लिख रहे हो वो बोर्ड पे हमें लिखना है? मैं एडवाइस तो नहीं करता हूं लिखना है, क्योंकि आपका फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। और ये जो मैं यहां पे आंसर्स वगैरह है, ये आपको ऑलरेडी शीट जो मिलेगी उसमें आप स्कैन करोगे, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब यहां पे जब मैं देख रहा हूं तो अब मेरे पास यहां पे कौन सा टॉपिक आ रहा है? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कौन सा आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लेते हैं फटाफट। इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसको डिबेंचर का मतलब नहीं पता, ये एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन है। मतलब कंपनी जब पैसा लेती है तो उसको सामने वाले को एक एक्नॉलेजमेंट देती है कि भैया मैंने तुमसे पैसा लिया है। ये लोन की तरह जो भी डिबेंचर होता है उसके चेहरे पे एक कूपन रेट लिखी हुई होती है, जो अभी अपन देखेंगे। तो बेसिकली इसका अब हम सवाल नंबर 1 ट्राई कर रहे हैं, और सवाल नंबर 1 में आप देखोगे तो टोटल 6 छोटे छोटे केसेस हैं। कितने छोटे छोटे केसेस हैं? 6। ठीक है। बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है अनुष्का लिमिटेड इशूड हाउ मेनी डिबेंचर्स? 12%, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। मतलब ये जो डिबेंचर्स हैं ये 5 साल बाद रिडीम होंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था, इन डिबेंचर्स के चेहरे पे ये रेट लिख रखी है, ये रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ये 10% है, मतलब 12,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है। इसका मतलब यहां पे बात हो रही है 12 लाख रुपए की। कितने रुपए की? 12। तो 12 लाख के जो डिबेंचर्स हैं वो हम लोग यहां पे इशू करना चाह रहे हैं। और हमारे पास अब सिनेरियो क्या है? अब मैं आपको क्या कहूंगा, इनको आप प्लीज केस 1 केस 2 को एक जैसे देखना, केस 3 केस 4 एंड केस 5 केस 6। ठीक है। तो यहां पे जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, यहां पे आपके पास 3 प्राइस की जिक्र होगी। नंबर 1 इनवॉइस प्राइस, सॉरी इश्यू प्राइस, नंबर 2 इज रिडम्पशन प्राइस, एंड नंबर 3 इज द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। इसकी बात होगी। मतलब ये 3 चीजें आपको दे रखी होंगी। आ रहा समझने? अब मैं जो ये कैटेगरी बना रहा हूं, ये 6 केस बना रहा हूं, ये इसी के बेसिस पे। आ रहा समझने? किसके बेसिस पे? इसी के बेसिस पे। अब मैंने कहा यहां पे अगर आप केस नंबर 1 देखोगे, यहां पे केस नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है? डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। देखो नॉमिनल वैल्यू तो यहां पे दे ही रखी है कि 100 रुपए, तो मैं यहां पे आऊंगा तो नॉमिनल वैल्यू में तो 100 रुपए डाल दूंगा। अब मैं कह रहा हूं यहां पे कि भैया दीज वर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। मतलब 100 रुपए की चीज थी, इशू भी 100 रुपए में कर रहे हैं और रिडम्पशन भी इनका 100 रुपए में कर रहे हैं। सर ये इशू प्राइस क्या है? 100 रुपए का मेरा डिबेंचर था, मैं उसमें 100 रुपए लिख के दिया, तो सामने वाले को मैं 100 रुपए का लिख के दिया, इसका मतलब 5 साल बाद वो ये डिबेंचर लेके आएगा और मुझसे 100 रुपए ले जाएगा नॉर्मली। ये नॉमिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि इतना हमें देना है। मैं इशू जब कर रहा हूं तो हो सकता है मैं 100 रुपए की चीज सामने वाले को 100 में दूं, दैट इज पार।
100 की चीज सामने वाले को मैं 90 में दूं, दैट इज डिस्काउंट। 100 की चीज मैं 110 में दूं, दैट इज प्रीमियम। दिमाग में गया आपके? तो मैंने ये कहा भैया कि ये इशू प्राइस ये हो गई, नॉमिनल वैल्यू आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी। अब आता है रिडम्पशन। 5 साल बाद जब सामने वाला पैसा लेने आएगा तो जो 100 रुपए लिखे हैं हमसे वही लेगा, देन इट इज व्हाट, देन इट इज व्हाट, रिडम्पशन एट पार। सामने वाला 5 साल बाद आएगा, हमसे 100 रुपए नहीं लेगा, वो हमसे कितने लेगा, 105, तो दैट इज रिडम्पशन एट प्रीमियम। आ रहा समझ में? अब आप देखो केस नंबर 1, डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने कहा जर्नल का देखो फॉर्मेट नहीं बना रहे अपन, यहां पे मैंने डेट की जगह क्वेश्चन मार्क डाल दिया। डेट की जगह क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि डेट पता नहीं है। अब मैं कह रहा हूं सबसे पहले जब आप डिबेंचर इशू करने जाते हो, आपके पास बैंक में पैसा आता है। कहां पे पैसा आता है मेरे प्यारे बच्चों, बैंक में। तो बैंक में पैसा आया, बैंक को आपने डेबिट मारा, डेबिट मारा मेरे प्यारे बच्चों, कितने से डेबिट मारा आपने, रिडम्पशन इशू किस पे, पार पे। तो आप सामने वाले से भी 12 लाख रुपए लोगे। सर कहां से लाए, 12 लाख। अरे 12,000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो कितना आएगा यहां पे, 12 लाख। टू, अब मैंने कहा यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन। आ रहा सुनने? इसको छोटा लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अब देखो यहां पे क्या सीन है, कितने का है डिबेंचर एप्लीकेशन, 12 लाख। क्लैरिटी है? अब सवाल ये उठता है बेसिक 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 कि सर ये जो डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट क्यों मारा, क्योंकि कंपनी आज 12 लाख के डिबेंचर दे रही है और 12 लाख रुपए ले रही है, तो कंपनी का बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और कंपनी का बैंक क्या होता है, एसेट, इसलिए क्या हो रहा है, डेबिट। एट द सेम टाइम जिससे मैंने पैसा लिया, क्या मेरी उसकी तरफ लाइबिलिटी बनी या नहीं बनी, बनी, तो मैंने उनको लाइबिलिटी बनाया। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अब मुझे उनको डिबेंचर देने हैं, तो मैं क्या एंट्री मारूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कि जो लाइबिलिटी ऊपर बनी थी वो खत्म हो गई, कितने की, 12 लाख की। एट द सेम टाइम नई लाइबिलिटी बन के आई, कितना परसेंट डिबेंचर था, 10%, तो यहां पे 10% डिबेंचर का लाइबिलिटी बन के आया। ठीक है, ये मैंने यहां पे बना दिया। देखो वार्म अप क्वेश्चन है, डिबेंचर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है, बेसिक बेसिक एंट्री के भी लॉजिक आपको बताए जा रहे हैं ताकि आगे अपने ये बेस काम आए। क्लियर है? मुझे बताओ क्या ये वाला क्लियर है? 10% डिबेंचर क्या है मेरे लिए, 10% डिबेंचर क्या है? एक और आगे की बात करते हैं, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने को आ जाए 10% डिबेंचर कहां दिखाओगे, नॉन करंट लायबिलिटी में कहां दिखाओगे, नहीं। अगर कुछ नहीं गिवन हो तो ये दिखाओगे, बट अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दूं और मैं कहता हूं द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर और विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स, तो आप कहां दिखाओगे, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म। तो आप ये कहोगे सर अगर विद इन 12 मंथ्स रिडम्पशन है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, 12 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। आ रहा समझने? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो तो लॉन्ग टर्म। क्लैरिटी है? चलिए, तो मैंने कहा ये केस नंबर 1 हुआ मेरा। कौन सा हुआ, केस नंबर 1। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि हम दो केसेस को एक साथ ले लेके चलेंगे तो हमारे लिए कहानी क्या होगी, इजी होगी, समझ में भी ज्यादा बेटर आएगी। फिर मैं बाकी के जो केसेस है उनको आराम से कंपेयर करके दिखा सकता हूं। अब देखो यहां पे क्या है, अब हम केस 2 पे आए, केस 2 पे आए बेटा। अब हम जब हम केस 2 पे आए हैं तो केस 2 हमारा क्या कहेगा, केस 2 हमारे को यह कहेगा कि भैया यहां पे जो रिडम्पशन हो रहा है अब वो डिफरेंट प्राइस पे, चेक करो, डिबेंचर्स वर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, कितना प्रीमियम, 10%, तो यहां पे ये चेंज होके कितना हो गया, 110। अरे चेंज होके कितना हो गया, 110। मुझे बताओ अब जब मैं इशू कर रहा हूं मेरे पास 110 रुपए आएंगे, मेरे पास 100 रुपए आएंगे, अरे वापस में पूछा, मैं जब रीडिंग कर रहा हूं मेरे पास 100 रुपए आएंगे, 110 आएंगे, अरे बोलो ना यार, एक तो तुम्हें जान नहीं है यार, लंच वंच किया कि नहीं किया, हाँ जी, तो मुझे बताओ दिमाग में सेट हुआ पक्का। अब देखो मैंने कहा अब अगर मैं कहूं पहली वाली एंट्री में तो आप देखो कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमें देखो कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिमाग में सेट करना, क्वेश्चन में कोई चेंज हो तो। अब मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यही एंट्री मार के रुक जाऊंगा तो टेक्निकली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब यहां पे दो लॉजिक आते हैं। कितने लॉजिक आते हैं, दो। पहला लॉजिक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भैया तुम्हें पता है 100 रुपए की चीज तुम्हारी कितने की थी, अपन ने गलत जगह 110 लिखा है, हमारा नॉमिनल वैल्यू कितना था 100, रिडम्पशन कितने में कर रहे हैं 110। तो मैंने कहा अब जब तुम्हें ऑलरेडी पता है 100 के सामने तुम्हें 110 देने, तो ये एंट्री तो गलत हो गई।
क्योंकि ये एंट्री तो कहती है कि तुम्हारी लायबिलिटी सिर्फ कितनी है 12 लाख, जबकि तुम्हारी 12 लाख है ही नहीं, तुम्हें तो 10% ज्यादा देना। इसका मतलब लायबिलिटी तुम्हें सही करनी पड़ेगी। यहां पे जो लायबिलिटी है ना, इस लायबिलिटी को तुम्हें 10% से बढ़ाना पड़ेगा। और 10% से जब आप बढ़ाओगे तो आप यहां पे लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिखोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखोगे। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिख के यहां पे लिखोगे 1,20,000। कितना लिखोगे? 1 लाख। एक और चीज बता दूं, अभी हम क्योंकि एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चा बहुत छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से अपने बहुत सारे मार्क्स लूज करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिगर के नीचे जब आप फिगर लिख रहे हो तरीके से लिखना, ताकि आपको टोटल के लिए वापस कहीं और नहीं लिखना पड़े। आपने डायरेक्टली इस तरह से लिखे कि अगर आपको प्लस भी करना तो यहीं पे कर दोगे आप। तो मुझे बताओ, क्या आपके दिमाग में गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे चीज? मैंने कहा यहां तक की कहानी भी क्लियर हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या लायबिलिटी सही है यहां पे? बेटा लायबिलिटी सही है यहां पे? कितनी है लायबिलिटी? 13,20,000। इतना ही होना था, 12 लाख रुपया तो मुझे देना ही था, बट 10% में ज्यादा दे रहा हूं तो 1,20,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो कितना हो गया? 13,20,000। बट सवाल ये उठता है, मैं ये जो 1,20,000 ज्यादा दे रहा हूं, इट्स अ लॉस फॉर मी और इट्स अ प्रॉफिट फॉर मी? तो मैंने कहा जो लॉस हुआ वो आप क्या डेबिट मारोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। दिमाग में गया? कितना डाला तुमने? 1 लाख। अब मैंने कहा बहुत सारी छोटी छोटी लर्निंग्स। पहली छोटी लर्निंग्स, बेबी लर्निंग क्या है बेटा? परसेंटेज डिबेंचर्स में हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही आती है। क्या आती है बेटा? नॉमिनल। इसमें हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर ही आएगी, चाहे पूरे चैप्टर में आगे जब भी पढ़ जाए। तो अगर मैं कहूं यहां पे नॉमिनल वैल्यू कितनी थी पर डिबेंचर? 100, तो 12,000 इंटू 100 कितना हुआ? 12 लाख। चाहे आप यहां केस 1 देख लो 12 लाख, वहां देख लो केस 2 कितना आया? 12 लाख। तो मैंने कहा ये हुआ मेरा केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब अगर ये हो गया ना बेटा, अब आगे वाले जो केसेस हैं उसमें तो आपको कोई समस्या आनी ही नहीं है। तो फटाफट अपन चलते हैं केस नंबर 3 पे और केस नंबर 4 पे। किस पे चलते हैं? केस नंबर 3 पे और केस नंबर 4। अब मैंने कहा सुनो, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, पहले अपन ऊपर का डेटा चेंज करते हैं। केस नंबर 3, 4 अब एक जैसे क्यों है? ये दोनों पार वाला केस था। कौन सा वाला केस था? पार। ये पार वाला केस था और ये मेरे प्यारे बच्चों कौन सा वाला केस है? प्रीमियम। ये प्रीमियम वाला केस है। थर्ड और फोर्थ, यहां पे डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। एंड पहले वाले केस में रिडम्पशन एट पार, दूसरे वाले केस में रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो मैं दोनों पहले डेटा चेंज कर देता हूं कि मैं सबसे पहले अगर यहां पे कहूं कि इशू कितने में किया, तो मैं क्या कहूंगा? इशू कितने में किया? 105। यहां पे मैं कहूंगा इशू कितने पे किया, तो ऑब्वियसली इशू भी अलग प्राइस, रिडम्पशन भी अलग प्राइस। इशू कितने में किया मैंने? इशू किया यहां पे 105 और रिडम्पशन कितने पे? 110। अब मेरे पास क्वेश्चन रेडी हो गया। पहले अपन ये वाला केस देखेंगे, फिर दूसरे वाले केस पे बढ़ेंगे। अब फर्क क्या है? अब देखो, जैसे ही मैं इशू के वक्त प्रीमियम ले रहा हूं, इसका मतलब मेरे बैंक में भी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पैसा आएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा। मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं ये कह दूं कि बैंक जो है अब 12 लाख रुपया नहीं आएगा सिर्फ बैंक में, 12 लाख रुपए के साथ 5 रुपया पर डिबेंचर एक्स्ट्रा आएगा, तो आप मुझे बताओ ना कितना हो गया ये? बोलो। 12,60,000। 12,60,000 दिमाग में गया आपके? पक्का गया? अब मैंने कहा अगली वाली एंट्री जब आप देखोगे, मुझे बताओ कि यहां पे 1260 आएगा? नहीं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन कोई सा भी हो, हर क्वेश्चन का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि परसेंटेज डिबेंचर्स में हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाएगी, और वो कितनी है? 12 लाख। कितनी है? 12 लाख। मेरे को पैसा आया था 12,60,000, तो मैं डिबेंचर में तो डालूंगा 12 लाख और बचा हुआ पैसा में डालूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कहां डालूंगा मैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? अरे दिमाग में गया ही नहीं गया? अब मैं क्या कह रहा हूं देखो ना, मैं बिल्कुल वैसे सॉल्व कर रहा हूं जैसे आपके दिमाग में जाना चाहिए। मतलब मैं ये वाले पार्ट से, अब मुझे इस वाले पार्ट को जो मैं अभी करके आया हूं, चाहे पार हो, रिडम्पशन या प्रीमियम हो, सारी चीजें सेम है। सिर्फ एक ही चीजें बदलेगी। क्या? अगर मैं इस चीज को देखता हूं
तो मुझे क्लियर कट दिखता है कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है अभी, सिर्फ 12 लाख, बट मैं रिडम्पशन पे कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 10 रुपया। तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा देना है, 1,20,000। तो अगर मुझे 1,20,000 एक्स्ट्रा देने का है तो मुझे उसके लिए लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, लाइब। उसके लिए जब मैं लाइबिलिटी बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आप देखो, सिर्फ आप डिफरेंस देखो कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो ये क्यों जरूरी है आपको एनालाइज करना। शायद आज से मैं 7 साल पहले जब पढ़ा रहा होता तब मैं ये चीज नहीं बोलता, बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कल को उन्होंने एक लैंग्वेज में बना के कोई क्वेश्चन दे दिया और आपको कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना पड़े, आ रहा समझ में, ताकि टाइम आपका बचेगा। मुझे बताओ यहां पे कितना आया, 1,20,000। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे लाडलू, डेबिट क्या हुआ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ अमाउंट। सब कुछ मैच हो रहा है, कोई डिफिकल्टी इसमें, देख लो अपन ने 4 केसेस कर लिए। कितने केसेस, 4। पहले वाले 2 किसके थे, पार के, इशूड एट पार। फिर अब ये 2 कौन से थे, इशूड एट प्रीमियम। याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोनों अलग अलग होते हैं। छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ यूटिलाइज करने के रिजर्व होते हैं अंडर सेक्शन 52, जो शेयर्स में देख के आते हो, सेम है कॉन्सेप्ट। जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो लाइबिलिटी है कि आपको 12 लाख रुपए देने थे, ये 1,20,000 और देने, और जो लॉस हुआ वो आपने अलग से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से क्या किया, डेबिट मार। क्लियर है। अब मैंने कहा अगला वाला पार्ट, अब आते हैं 5th और 6th पे। कौन से पे, 5th एंड 6th। अब इसकी पहले वैल्यू चेंज कर देते हैं अपन। पहले जहां जहां वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से बदलेगी पहले वो चेक करते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्या कह रहा है बेटा, डिबेंचर्स वर इशूड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, 5%। 6 वाले में क्या कह रहा है, डिस्काउंट तो है बट साथ में प्रीमियम भी है 10%। तो यहां पे आए बेटा, मुझे बताइए कितना डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5%। तो यहाँ पे प्राइस क्या आ गई, 95। रिडम्पशन क्या है, पार पे। यहाँ पे किस पे आए अपन, 95। रिडम्पशन किस पे, 110। तो मुझे बताओ, पहले अपन 5th वाला केस करते हैं कंप्लीट। मुझे बताओ अब यहाँ पे बैंक में क्या आता है, दिमाग लगाना। अब अगर 4 केस हो गए तो ये वाला केस तो अपने को आना ही चाहिए। मुझे बताओ आना कितना था, 12 लाख। 5 रुपया कम आया, 5 रुपया आपको ऑलरेडी पता है, 12 इंटू 5 इज 60। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया होगा, 11,40,000। सही बात है, 11,40,000 रुपया हमें यहाँ पे आया रहेगा। अब मैं कह रहा हूं 11,40,000 हमें आया तो ये मेरी लाइबिलिटी जो होगी जैसे डिबेंचर एलोकेट करूंगा मैं खत्म होगी। बट मैंने आपको अभी पिछले 4 केसेस में यही बताया है कि जो आपका परसेंटेज डिबेंचर होता है वो हमेशा किससे डेबिट किससे क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से, जो कि कितनी है, पर। इसका इंडिकेशन क्या है, आपने अभी 11,40,000 रुपए लिए हैं बट आप जब लौटाओगे आप कितना लौटाओगे, 12 लाख। तो इसका मतलब ये तो 60,000 का सीधा सीधा नुकसान है ना, नुकसान तो डेबिट ही होगा। तो नुकसान डेबिट होगा तो आपने डेबिट मारा, और किस नाम से डेबिट मारा आपने, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अरे यस कि नो, मैंने क्या कहा, डेबिट क्रेडिट मैं आपको बताते हुए ला रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि सर 5 क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। मैंने कहा क्वेश्चन ये बेस इसलिए डाला ताकि जब सेकंड क्वेश्चन से आगे बढ़े तो डिबेंचर का बेसिक बेस आपके दिमाग में क्लियर हो। अब मैंने क्या कहा, वापस चेक करो, ये वाला पार्ट सेम टू सेम ही आता है। चेंज किसमें होगा, सिर्फ चेंज किसमें होगा, चेंज किसमें होगा मेरे प्यारे याद लो, लास्ट वाली एंट्री में। हाँ जी, यहां पे आए, क्या डालोगे अब वापस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितना, 1,00,000। और वो कहां जाएगा फिर लाइबिलिटी में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहां पे आए आप, कितना, हाँ जी,
डन है क्या? हाँ सर। लॉस और डिस्काउंट को मैं कंबाइन करके लिख सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को आप कंबाइन करके टोटल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इन दोनों को आप टोटल करोगे। डिस्काउंट इज ऑल्सो ए लॉस, बट यू कैंट राइट लॉस कि वो सारे के सारे डिस्काउंट की वजह से होंगे। तो अगर आपसे एमसीक्यू आ जाए और पूछे लॉस कितना हुआ तो दोनों को कंबाइन करके बताओगे, बट अगर कोई पूछे डिस्काउंट कितना है तो सिर्फ डिस्काउंट बताओगे। क्लैरिटी है? व्हाई? बिकॉज लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें सारे लॉस आ गए, चाहे डिस्काउंट चाहे प्रीमियम। आ रहा सुन में? बट लॉस क्योंकि ब्रॉडर टर्म है तो उसमें हर चीज डिस्काउंट की वजह से तो नहीं होगी। Am I making sense? चलिए, तो गाइज ये हमारा सवाल नंबर 1 था। क्या था बेटा? सवाल नंबर 1। चलिए, सो गाइज लेट्स बिगिन विद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ये कंसिडरेशन अदर देन कैश पे। किस पे बेटा? कंसिडरेशन अदर देन कैश में आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या होता है। आप जब नंबर 1 किसी को शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, वेंडर को जिससे आपने मशीन खरीदी। नंबर 2 आपने किसी का बिजनेस खरीदा, उसको भी आप इशू कर सकते हो। नंबर 3 प्रमोटर को भी इशू करे जाते हैं जब वो कोई सर्विसेज वगैरह देते हैं। आ रहा सुन में? नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट इज जब अंडर राइटर को आप देते हो कमीशन के बजाय कैश देने, कमीशन जो है कैश के बजाय आप उसको डिबेंचर्स के फॉर्म में देते हो, तो ये भी क्या है? अदर देन कैश। याद रखना ये 4 ही हैं जिसमें अदर देन कैश जाता है। आ रहा सुनने? अभी 2-3 दिन पहले मुझसे बच्चा सवाल पूछने आया था कि सर ये 4 ऑप्शन है, बताओ इनमें से लिखा हुआ था कौन से अदर देन कैश का नहीं है या कौन सा अदर देन कैश का है। तो उसमें एक लिखा हुआ था स्वेट इक्विटी शेयर्स या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन परचेज प्लान, कुछ लिखा हुआ था। तो याद रखना एम्प्लॉयज को जब शेयर्स देते हैं तो उनको डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं, बट उनसे कुछ पैसा तो लेते हैं। बट अदर देन कैश में हमारे पास कितने केसेस हैं? 4। नंबर 1 प्रमोटर को, नंबर 2 अंडरराइटर्स को, नंबर 3 वेंडर्स जो आपको सामान बेच रहे हैं, नंबर 4 जो आपको धंधा बेच रहे हैं। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी, आपको मजा आएगा। ऑन 1 अप्रैल 2000, मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, हटने के बाद आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हो। ऑन 1 अप्रैल 2024 आजकल लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ टप्पू अप्पू लिमिटेड। हारा सुनने? उसके बाद में द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन ओवर एट द अग्रीड वैल्यूज। अब जैसे ये अग्रीड वैल्यू लिखा हुआ है, सबसे पहले आप पे सवाल आएगा कि यहां पे बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू भी है, तो आप ये ध्यान से रखना ये वैल्यूज अब आपके लिए रेलिवेंट नहीं। आपके लिए रेलिवेंट कौन सी है? ये वाली वैल्यूज आपके लिए रेलिवेंट है। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा जैसे आप यहां पे आए, आगे लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज्ड एज फॉलोज। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि परचेज कंसिडरेशन क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों सर? परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब है? अरे यार, आपने टप्पू अप्पू के बिजनेस को अगर अक्वायर किया तो आपने उसको कुछ ना कुछ पैसा तो दिया होगा, तो पैसा कितना दिया वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो यहां पे क्या लिखा है, 7 लाख हमने उसको कैश में दिया। किसमें दिया? कैश। 5 लाख हमने किससे दिया? पोस्ट डेटेड चेक। अब देखो कैश तो कैश होता है, कैश में कभी भी किसी को कोई सवाल ही नहीं है, कैश में कोई टेंशन नहीं है। अब चेक में कई बार अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। नंबर 1 कई बार यूज होता है कि हमने चेक दे दिया, बहुत अच्छी बात है। कई बार यूज होगा पोस्ट डेटेड चेक जगह इसमें हुआ है। कई बार ऐसे होगा कि हमने ड्राफ्ट दे दिया है। क्या दे दिया हमने? ड्राफ्ट। अरे यस कि नो? तो कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा भी लिखा हुआ होगा कि जो हमें उसको पैसा देना था हमने बिल पेबल दे दिया, उसको बिल्स पेबल दे दिया। क्या दे दिया? तो कहने का मतलब है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि बैलेंस हमने उसको कैसे दिया? बैलेंस हमने कैसे दिया? बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स इन कैश। इसका सॉरी, बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100। तो सबसे पहले अब मुझे ये दे रखा है कि प्रीमियम और पार 2 केसेस दे रखे, एक केस आ गया तो दूसरे वाले में कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो अब एक बार अपन इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है? नेसेसरी जनरल एंट्रीज मारनी, जनरल एंट्रीज मारनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जनरल एंट्रीज मार लेंगे। सबसे पहले नाम डाल देते हैं। सवाल हमारा कौन सा? ये सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हम यहां पे डाल देते हैं केस नंबर 1। जर्नल का देखो मैं फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस कर रहे हैं। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं
तो सबसे पहले मुझे यहां पे एंट्री चाहिए कि हमने बिजनेस खरीदा, सामने वाले का क्या खरीदा, बिजनेस। बिजनेस खरीदा जिसमें एसेट आए, यहां पे 4 एसेट लिखे हुए हैं और 2 लाइबिलिटी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी एंट्री मारोगे कि भैया आपने एसेट लिए। क्या यहां पे कोई डेट दे रखी है क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल, क्या दे रखी है, 1। तो जर्नल का फॉर्मेट बना के आप यहां पे 1 अप्रैल 2024 लिखोगे। उसके बाद आप इन एसेट का नाम लिखोगे, नाम बोलना, नाम बोलना, बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अगला प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। तो अब बेटा देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, सारे एसेट, जब भी कोई आदमी का आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, जो भी एसेट आपके पास आए वो आपने डेबिट में डाले। एट द सेम टाइम अब आपने क्रेडिट में लाइबिलिटीज डाल दी, और लाइबिलिटीज यहां पे 2 है, एक ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहां आके आपने ट्रेड पेबल लिखा, और ट्रेड पेबल्स के बाद, ट्रेड पेबल्स के बाद आपने क्या लिखा, और क्या था अपने पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहां पे आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिया, मतलब हमने पूरी की पूरी एंट्री बना दी, यहां पे कोई टेंशन की बात नहीं है। अब वैल्यू मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, बुक्स में क्या वैल्यू उससे मतलब नहीं है। जब आप बिजनेस खरीद रहे हो तो सामने वाला बताएगा उसको सामान कितने का बेचना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बुक्स में ये वैल्यू है तो मैं ये वैल्यू लेके आगे बढ़ूंगा, नहीं। तो मुझे वैल्यू बताओ, 42,11,5, तो 42 लैक्स, 11 लैक्स एंड 5 लैक्स। एक और लास्ट वाला क्या रह गया, 4,50,000। ये मेरे सारे के सारे एसेट्स हो गए। अब मेरे पास लाइबिलिटी में क्या है, 1450 एंड 140। यहां पे आया मैंने 14,50,000 लिखा, यहां पे मैंने 1,50,000 लिखा, राइट। 1,50,000 है कि 40 है, 1,40,000 है। तो यहां पे 1,40,000 लिखा, क्लियर है। अब मैंने कहा एक बार चेक करो, यहां पे इन शॉर्ट मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है और कैसे आ रही है। मैंने कहा यहां पे मैं एक बार इसका टोटल करके मुझे बताओ ना प्लीज प्लीज फटाफट, कितना आ रहा है वैल्यू, 62,50,000 का अपन लोगों ने एसेट सामने वाले से टेक ओवर लिया। लाइबिलिटी कितने की ली सामने वाले से, 15,90,000 की हमने ली यहां पे लाइबिलिटी। मुझे बताओ ना नेट एसेट कितना आया, 60,000। ये मतलब नेट एसेट आपने एक्वायर की, ये अपने रफ के लिए हैं, वर्किंग नोट के हिसाब से। अब मैंने कहा सवाल क्या है, सवाल एक बार चेक करते हैं। यहां पे हमें नहीं दे रखा कि कितने का परचेस कंसिडरेशन है। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूं अगर यहां पे कल को डिबेंचर बता दिए होते कितने हैं, बेटा सुनो ना, एक क्वेश्चन है बट आपको टाइप भी बता रहा हूं। अगर यहां ये बता दिया रहता कि डिबेंचर कितने हैं, लेट्स से 1 लाख डिबेंचर है, तो इट वाज वेरी इजी। अब के ये जो वैल्यू है ये परचेस कंसिडरेशन हो गई। अब आप कंपेयर करते कि 46,60,000 का मैंने नेट एसेट किया, उसके सामने मैं पेमेंट कितने का कर रहा हूं, तो आपके पास गुडविल आती है, कैपिटल रिजर्व आता, क्या आता, गुडविल आती है। बट यहां पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन है। इसका मतलब जो भी पैसा हम सामने वाले को देना था उसमें से जो बच जाएगा वो हम किससे देंगे, डिबेंचर। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप यही अज्यूम करोगे, क्या नाम था उस बंदे का जिसका हमने बिजनेस लिया था, टप्पू अप्पू, टप्पू अप्पू लिमिटेड। तो अब हम उनको कितना पैसा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 46,60,000। अरे हाँ या ना। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में नीचे डिबेंचर्स का नंबर लिख दिया होता तो आपके पास परचेज कंसिडरेशन आ जाती, तो वो 60 लाख अगर आती तो 46 लाख में से आप माइनस करते कि हम 14 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो गुडविल है। कल को हम परचेज कंसिडरेशन 40 दे रहे होते तो 6,60,000 का कैपिटल रिजर्व आ जाता, क्या आ जाता, दिमाग में गया आपके। अब मैंने कहा टप्पू अप्पू को पेमेंट करना है। अब पेमेंट के लिए यहां पे क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास बताना।
आ रहा समझ में? पहला क्या है? कैश, दूसरा क्या है? चेक। सर ये पोस्ट डेटेड चेक है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अरे कंपनी ने चेक दे दिया तो उसने आज अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया, भले ही वो आज का चेक हो, 10 दिन का चेक हो, 20 दिन का चेक हो। जिस पार्टी ने रिसीव किया उसमें डिफरेंस आता है। क्या यश? उसमें डिफरेंस आता है। उसमें डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि सामने वाला बैंक को डेबिट नहीं मार सकता क्योंकि आज की डेट नहीं है, बट वो वाला पार्ट आपके एग्जाम में टेस्ट नहीं होगा, इसलिए अपने को उस पर जाने की जरूरत नहीं। हमें तो ये मानना है जब भी हम चेक इशू करेंगे हम क्या करेंगे? चेक इन हैंड को, सॉरी बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। भले ही वो बैंक हो, चाहे मतलब हाथों हाथ चेक दिया हो, पोजिटिव चेक दिया हो, ड्राफ्ट दिया हो, हम किसको क्रेडिट मारेंगे? बैंक को। तो मैंने कहा अब मैं यहां पे आया, अब मैंने कहा यहां पे आने के बाद टप्पू अप्पू को उठा लेते हैं, पेमेंट कितना करना है हमें उसको? 46,60,000। अब मैंने कहा यहां पे उसको पेमेंट किया कैसे कैसे? जो मोड से पेमेंट किया वो क्रेडिट मार दो टू कैश, टू बैंक, कितना? और बचा हुआ क्या लोगे उसको? कितना परसेंट डिबेंचर्स? 9% डिबेंचर्स। ये भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, कितना? प्रीमियम भी है ना इसमें, दो केस हैं, पार और प्रीमियम। चलिए तो एक बार यहां पे चेक करते हैं कितना हो गया। 7 लाख, 5 लाख, बचा कितना? 34,60। अब देखो, जब भी आप पार के अलावा कोई भी केस ले रहे हो, क्या बोला मैं? पार के अलावा कोई भी केस आता है, डिस्काउंट आता है, प्रीमियम आता है, तो ये बात दिमाग में डाल लो। एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड। उसका सिंपल है अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल, अब अमाउंट पेएबल में एक गलती मत कर देना, 40 लाख 46,60,000 नहीं है। अमाउंट पेएबल अब आपका कितना रह गया? 34,60,000 डिवाइडेड बाय 100 नहीं, इशू प्राइस कितनी है? इशू प्राइस 125। कितना आया कट करने के बाद? कितना आया कट करने के बाद? हाँ हाँ करेंगे, एक बार डिवाइड बाय 125 करो, कितना आया? कितना आया नंबर? 27। ये नंबर ऑफ डिबेंचर आया, अमाउंट ऑफ डिबेंचर नहीं। तो 9% डिबेंचर्स में आप लिखोगे 27,680 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना हो गया? 27,680 नहीं, 10 तो पहले था ना। 27,68,000 सही है। अब जो बचा हुआ पैसा है वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और वहां पे कितना आएगा? 27,680 इंटू 25। कितना हो गया? 692। अब सुनो ना, इन दोनों का टोटल करके चेक कर लो। अमाउंट पेएबल 34,60,000 से मैच होना चाहिए। क्या मैच हो रहा है? दिमाग में गया? अब मैं क्या बोला? ये था केस नंबर 1। देखो है क्वेश्चन एक ही, केस नंबर 1। ये मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि भैया ये केस नंबर 1 है। अब मैं आपको कह रहा हूं अगर मुझे केस नंबर 2 बनाना है तो केस नंबर 2 में कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये लास्ट वाली एंट्री में चेंज होगा। बट जैसे ही पार आ जाता है, इसलिए पहले डिफिकल्ट कराया ताकि इजी में दिक्कत ना हो, ताकि इजी में दिक्कत ना हो। अब हमें यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप डिवाइड बाय क्या करोगे? 100, और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। सर इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्या था? इस क्वेश्चन में सीखने लायक था मेरे प्यारे लाडलो, कौन सा वाला पॉइंट? कि अगर आपको 2 वैल्यू दे रखी हो तो आपको हमेशा कौन सी वैल्यू लेनी है? अग्रीड वैल्यू। कौन सी वाली वैल्यू? अग्रीड। आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अब ये वाला पार्ट देखो, पार आ जाए तो कितना आसान होता है, ये वाला पार्ट इसमें आएगा ही नहीं।
ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं। सेम टू सेम क्या करोगे आप, केस नंबर 2 सेम एंट्री आएगी। यहां पे जब आप आओगे मेरे प्यारे लाडलो, यहां पे जब आप आओगे मेरे प्यारे लाडलो, आपको कुछ नहीं करना, जो बचा हुआ 3460 था वो आप एक साथ यहां पे डाल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पार में वो नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड की कैलकुलेशन करनी ही। क्वेश्चन में क्या था, दो चीजें थी जो अच्छी थी। पहली कौन सी थी सर, बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू। दूसरा पोस्ट डेटेड चेक। क्या बेटा, पोस्ट डेटेड चेक देख के कंफ्यूज मत हो जाना। और डिफिकल्ट बनाने के लिए डेट भी डाल सकते थे कि ये 1 अप्रैल की बात हो रही है, पोस्ट डेटेड चेक है 30 जून का, एक लाइन और डलती, क्वेश्चन और लेंदी होता और घबराहट होती। बट मेक श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चाहे ड्राफ्ट हो, चाहे चेक हो, चाहे पोस्ट डेटेड चेक हो, वन एंड द सेम थिंग है अपने लिए। अब देखो यहां पे ये हुआ हमारा सवाल नंबर 2। कौन सा हुआ, सवाल नंबर 2। अब हम सवाल नंबर 2 के एक बी वाले पार्ट पे और जाएंगे। बी वाला पार्ट क्या है, देखो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं अंडर राइटिंग कमीशन। कौन सी कमीशन, अंडर। देखो क्या लिखा है, टप्पू अप्पू लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स। क्या बोला मैं, टप्पू अप्पू लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स। द एंटायर इशू वाज अंडररिटन बाय आजकल एंड कंपनी। कौन सी कंपनी, आजकल एंड कंपनी। The balance debentures were taken over by the underwriters as per the agreement। अब किसी को अंडरराइटर नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है जब हम डिबेंचर रिवाइज कर रहे होते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ऐसे रिवाइज करके चले आते हैं, बट ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें दिमाग में डालने पड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें से भी बनके आ सकता है डायरेक्टली। इतनी मेहनत करी, सब कुछ समझा, डिफिकल्ट पार्ट भी समझा, इजी पार्ट छोड़ के चले गए तो मजा नहीं आएगा। अंडरराइटर वो बंदा होता है, आपको क्लियर कट पता है कि जब भी पब्लिक इशू होता है एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मीट नहीं हुई तो कंपनी को पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड। अब कंपनी को जब पैसा रिफंड करना पड़ेगा तो कंपनी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहती, तो वो एक बंदे को अपॉइंट करती है जिसको अंडरराइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडरराइटर कहता है कि अगर कल को पब्लिक ने आपके कम शेयर लिए तो बचे हुए शेयर कौन लेगा, मैं लूंगा। तो सर वो इतना क्यों, इतना होशियार आदमी बन रहा है, क्योंकि वो अंडरराइटिंग कमीशन लेगा। क्या लेगा, तो कंपनी का ये रिस्क उसको जा रहा है, तो वो कंपनी से कमीशन ले रहा है। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो क्या हो गया, अंडरराइटर, और कंपनी के लिए खर्चा हो गया जो कमीशन कंपनी उसको देगी। इतना क्लियर है। आ जाओ वापस वापस वापस। अब देखो, द अंडरराइटिंग कमीशन पेबल अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच, 1,20,000 and which was settled by issuing debentures to the underwriters, which was settled, कैसे कैसे सेटल हुई है, डिबेंचर्स हमने उन लोगों को दे दी। क्लैरिटी है। अब मैंने कहा इसकी एंट्रीज ये कह रहा है भैया पास करो। मैंने कहा देखो ना यार, मैं इसमें आता हूं बी पार्ट पे। सवाल है 2 हमारा, बट सवाल 2 के मैं बी पार्ट पे भी खड़ा हूं। इस केस में कुछ भी ज्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूं कंपनी के लिए अंडरराइटर क्या है, खर्चा है। तो मैं कह रहा हूं अंडरराइटिंग जो उसको कमीशन दे रहे हो उसको आप डेबिट मारोगे। एंड व्हाई आर यू डेबिटिंग अंडरराइटिंग कमीशन? अरे बोलना मेरे प्यारे लाडलो, क्यों डेबिट कर रहे हो? एक्सपेंस है। और क्रेडिट किसको मार रहे हो तुम? अंडरराइटर को। क्यों क्रेडिट मारा तुम लोगों ने अंडरराइटर को? अरे बोलो ना, लायबिलिटी बढ़ रही है। वेरी गुड। डेबिट क्यों मारा? खर्चा। क्रेडिट क्यों किया? लायबिलिटी। तो हमने यहां पे 1,20,000 लिखा और यहां पे भी 1,20,000 लिखा। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? 1,20,000। अब मैंने कहा जैसे ही हम आगे बढ़े, सेकेंड एंट्री में आए, इन्होंने कहा हमने डिबेंचर दिए, तो मैंने कहा ये जो लायबिलिटी यहां पे बनी थी, अब ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म। अब खत्म करने के आपके पास मल्टीपल तरीके थे। कैश दे देते, बैंक से देते, चेक देते, बैंक ड्राफ्ट देते, पोस्ट डेटेड चेक देते, कुछ भी देते, बट तुमने वो वाला रिजॉर्ट यूज ही नहीं किया। तुमने क्या दिया? क्या दिया तुमने? कहां है डिबेंचर? अरे 10% का है। हाँ 10%। तो 2 कितना हो गया? 10% डिबेंचर्स। अब यहां पे आए और मैंने 1,20,000 लिख दिया। मुझे बताओ क्या ये वाली कहानी क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए कि कहानी चल क्या रही है। गया दिमाग में का? अब मैं क्या कहता हूं, सुनो ना, इसके जैसा ही एक सवाल और है, बट वो ना थोड़ा सा अलग वाले पैटर्न में, मतलब वो सवाल नंबर 3 है बट उसका भी बी पार्ट है।
उसका भी बी पार्ट है, तो पहले एक बार वो ले लूं ताकि एक साथ कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट कैसे हो जाए, अब यहां पे देखो कौन आया, प्रमोटर आया। अरे कौन आया, प्रमोटर। देखो क्या कहता है ये, आजकल लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स टू इट्स प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन कनेक्शन विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। The value of services amounted to rupees 2,40,000. The amount was settled by issue of debentures of rupees how much 100. अब क्लियर है, देखो जो अंडर राइटर सर्विसेज दे रहा है उसके लिए उसको अंडर राइटिंग कमीशन मिलती है, तो खर्चे का नाम क्या हो गया, अरे बोलना खर्चे का नाम क्या हो गया। जब प्रमोटर सेवाएं देता है तो मैं कहता हूं वो है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। तो मैं यहां पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को क्या करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट मारता हूं, और क्रेडिट किसको करता हूं मैं, किसको करता हूं, प्रमोटर्स। तो प्रमोटर को क्रेडिट क्यों मारा, एक्सपेंसेस का तो समझ में आ गया मुझे, बोलो ना। अरे वो लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी। अब मुझे एक छोटा सा बात बताओ, मैं इन प्रमोटर को क्या कर रहा हूं, पैसा दे रहा हूं। कौन बोला पैसा दे रहा हूं मैं, हम कह रहे हैं कि हम उनको क्या देंगे 10% डिबेंचर्स। भैया अब देखो ना, हम उनको भी क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स, इनको भी क्या दिए थे, डिबेंचर्स। तो भैया कितने के डिबेंचर दे डाले अपन ने, 2,00,000। ये रहा 2,40,000। डन है क्या, मुझे बताओ दिमाग में गया या दिमाग में नहीं गया, पक्का गया दिमाग में, पूरा गया दिमाग में, श्योर हो तुम, पक्का। सुनो, ये हो गया सवाल नंबर 3 का बी पार्ट, और आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो, 2 का भी एक बी पार्ट था। मुझे बताओ यहां पे डेबिट हुआ था अंडर राइटर, वहां पे डेबिट क्या हुआ है, प्रमोटर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, जब जब मेरी लायबिलिटी बनी मैंने क्रेडिट मारा था, जब जब मेरी लायबिलिटी खत्म हुई मैंने इनको डेबिट मारा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू कैन रिलेट बेटर एंड अंडरस्टैंड बेटर। रट्टा कितना मारोगे, क्लियर है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 के ए पार्ट पे। ये मुझे थोड़ा सा बेहतर सवाल लगा था। हाँ जी, चलिए लेट्स बिगिन। मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में क्या है अलग, सबसे पहले आपको अगर यहां पे कॉस्ट दिख रही है वो आपके काम की नहीं है, मार्केट वैल्यू आपके काम की नहीं है। सेकंड के ए में, सेकंड के ए में देख के आए, हमें क्या चाहिए, अग्रीड वैल्यू। क्या चाहिए, हमने सामने वाले को बोला कि देख भैया हम तेरे से जो सामान उठा रहे हैं वो कितने का है, 18 लाख। कितने का है, 18 लाख। अब समझना ध्यान से, नीचे लिखा है 12% डिबेंचर्स, जो 31 मार्च को हमें वैल्यू दिखाई दे रही थी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस 1.5 लाख, वहीं यहां पे 12% का कितना दिख रहा है, 12 लाख, मतलब डिबेंचर का। तो इसका मतलब मेरे पास नए डिबेंचर मैंने परचेज के बाद 7 लाख के इशू किए। अब सवाल ये 7 लाख के मैंने किसको दिए, तो मैंने कहा अब अपन नीचे चेक करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व यहां पे भी सेम है। डिबेंचर वर्थ रुपीज 4 लाख वर इशू टू द पर्सन अदर देन टप्पू अप्पू लिमिटेड एंड 5 लाख was paid to the vendors। अब सुनना ध्यान से, 7 लाख मेरे डिबेंचर थे बट 4 लाख के मैंने अप्पू और टप्पू वाली कंपनी को नहीं दिए, तो मतलब मैंने उनको कितने दिए, 3 लाख। कितने दिए, 3 लाख। क्लियर है, 3 लाख मैंने उनको दिए और उसके अलावा मैंने उनको 5 लाख कैश दिया। कितना दिया, 5 लाख। तो मैंने टोटल पेमेंट कितना किया उनको, 8। तो ये वाला क्वेश्चन, अब सुनो ना, सुनो ना, मैं जब सेकंड का ए पार्ट करा रहा था तुम्हें, अब देखो कंपेयर करना पड़ेगा तभी जाके तुम एक्सपर्ट बनोगे। मैंने कहा यहां पे ऐसा कोई भी सीन नहीं था, जो भी बैलेंस आ रहा था, जितने का नेट एसेट एक्वायर किया वही परचेज कंसिडरेशन बन गई। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे आपको परचेज कंसिडरेशन भी निकालनी पड़ रही है। तो आपको पता पड़ा 3 लाख तो हमने डिबेंचर के दिए, उसके अलावा हमने 5 लाख उनको किसके दिए, कैश के। किसके दिए, तो इसका मतलब हमने कितने दिए, 8, जबकि एसेट कितने का लिया था हमने, 18। तो परचेज कंसिडरेशन में 10 लाख रुपए कहां गए, कैपिटल रिजर्व। कहां गए बेटा, क्यों, तो यहां पे देखो कैपिटल रिजर्व भी आ गया। अब मुझे बताओ क्या ये वाला पार्ट अब हम कर सकते हैं, यहां पे एट पार और एट प्रीमियम कर सकते हैं क्या। मैं वर्बली बोल के बता रहा हूं क्योंकि ये ए पार्ट की तरह ही है। मेन इसमें जो मिसिंग था वो था आपका परचेज कंसिडरेशन। मैं जब इस क्वेश्चन को करूंगा तो मेरे पास यहां पे लैंड ली हमने, बिल्डिंग ली, उसके बाद में हमने यहां पे टू क्या नाम था इसका, टप्पू अप्पू। टप्पू अप्पू को लायबिलिटी बनाया, उसके बाद में हमने कैपिटल रिजर्व डाला, तो यहां पे 8 लाख आया। मैं रफ में करके दिखा रहा हूं,
हिंट ही देना था, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया और ज्यादा दे रहा हूं मैं। यहां पे टप्पू अप्पू लिमिटेड को कितना दे रहे हैं हम? 8 लाख। नीचे से हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करी तो बचा हुआ कितना आ गया? 10 लाख। 10 लाख कहां चला गया? कैप रिजर्व। तो चाहे केस 1 आप सॉल्व करोगे चाहे केस 2 सॉल्व करोगे, पहली एंट्री क्या होगी? सेम। अब मैंने कहा दूसरी एंट्री, अगर मैं केस 1 पे जाता हूं, दूसरी एंट्री क्या होगी? मैंने कहा टप्पू अप्पू लिमिटेड 8 लाख टू कैश टू डिबेंचर, कितना परसेंट है? 12%। 12% डिबेंचर कितना है मेरे प्यारे लाडलो? और बोलो ना यार, कैश कितना दिया था? 5, ये कितना आया? 3। तो क्लियर हो गया ना कहानी। मैंने कहा ये पार वाला है। कौन सा वाला केस है? पार। यही अगर प्रीमियम होगा तो क्या करोगे? ये अगर प्रीमियम होगा तो क्या करोगे? मुझे प्रीमियम वाला पार्ट बस तुम्हें एक बार लिख के दिखाना है, क्यों? वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक कैलकुलेशन सेकंड वाले पार्ट में अटकेगी, और कैसे अटकेगी वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। सेकंड वाला पार्ट, ये पता नहीं यार फिर इसकी दिक्कत हो गई। आज कुछ है ग्रहण, ये मुझे लग रहा है ये जब से ये प्रणव शर्त आ रहा है ना, इसने कुछ ऐसे ओके सुनो। अब यहां पे एक जो कैच है, सुनो इस वाले सवाल में क्या होगा। नॉर्मली हम जो कर रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। हम कहेंगे लैंड आ गई हमारे पास, कितने की? जमीन आ गई भैया हमारे पास बिल्डिंग आ गई, और बिल्डिंग के बाद हमारे पास यहां पे परचेज कंसिडरेशन आ गई, जैसे पार्ट 1 में आई थी। तो मैंने कहा यहां पे हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ गई और यहां पे कैपिटल रिजर्व आ गया। तो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन कितने की आई थी? वैसे 8 लाख। बट मैंने कहा इस क्वेश्चन में सेकंड वाले पार्ट में यहां पे परचेज कंसिडरेशन चेंज होगी। क्या होगी? परचेज कंसिडरेशन चेंज। क्यों चेंज होगी आप ये समझना, और दिमाग में एक बार बिठाना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, दिमाग में आपके पक्का बैठ जाएगी। एक बिल्कुल आसान तरीके समझाऊंगा। मैं कह रहा हूं हम सामने वाले को डिबेंचर दे रहे थे, 100 रुपए का डिबेंचर हम सामने वाले को कितने का दे रहे थे? 110 में। अब मेरे पास जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है? कितने से बढ़ के कितनी हो गई? अरे मुझे बताओ ना। 5 मतलब जो भी बढ़ी इसकी वजह से कितने की बढ़ी? 3 लाख। बट क्योंकि ये इशू किस पे हुआ था? प्रीमियम पे। ये इशू हुआ था प्रीमियम पे। तो भैया जब ये प्रीमियम पे इशू हुआ था, इसका मतलब हमने अगर डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू की तरफ कुछ लिया तो हमने एसपी अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम की तरफ भी कुछ लिया होगा। इसका मतलब अगर मैं 3 लाख देखूं तो ये तो 100 रुपए है। तो अगर मैं 10 रुपीज देखूंगा प्रीमियम तो 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000। इन शॉर्ट यहां पे 3,30,000 की वैल्यू हमें उनको पे करनी थी इन शॉर्ट। अरे हां या ना? तो इसका मतलब मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूंगा तो पार्ट 1 में परचेज कंसिडरेशन आएगी अलग और पार्ट 2 में परचेज कंसिडरेशन आएगी अलग। तो यहां पे जब आप परचेज कंसिडरेशन देखोगे तो यहां पे परचेज कंसिडरेशन मेरे पास कितनी आएगी? 8 लाख नहीं आएगी, यहां आएगी 8,30,000, और यहां पे 9,70,000 का कैपिटल रिजर्व आएगा। इसलिए मैं कह रहा था ये वाला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट। बट किसको जाता है इसका श्रेय? और प्रणव। आ रहा समझ में? दिमाग में गया आपके? मैं क्या कह रहा हूं इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक चीज आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी। अब मैं यहां पे टप्पू पे आया, टप्पू अप्पू पे आया, बोलना कितना था इनका पेमेंट? 8,30,000। कितना पेमेंट किया कैश में? अरे कितना पेमेंट किया कैश में भाई? कितना पेमेंट किया हमने? 5 लाख हमने पेमेंट किया। इसको हटा देता हूं मैं। हाँ, 5 लाख हमने पेमेंट किया कैश में। उसके अलावा डिबेंचर कितने के दिए? 3 लाख। बाकी 30,000 कहां गया? प्रीमियम। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। ये वाला तारा आई होप आपको क्लियर है। ये कैपिटल रिजर्व है क्योंकि वहां हमने लिख लिया था, वापस नहीं लिखा। और ये कौन है? टप्पू अप्पू लिमिटेड की तरफ जो परचेज कंसिडरेशन है। दिमाग में सेट हुआ या दिमाग में सेट नहीं हुआ? गया दिमाग में? तारा बना लो। एक एक पॉइंट इस वाले क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। अगर आपने
25-30 क्वेश्चन करने हैं कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश के, आपको थर्ड और सेकंड दोनों कर लोगे तो आपके सारे अदर देन कैश कवर हो जाएंगे, और इससे डिफिकल्ट पार्ट आपको कहीं पे भी किसी किताब में मिलेगा ही नहीं। इसमें भी सबसे फाड़ू पार्ट कौन सा है? थर्ड का ए वाला। कौन सा वाला है? थर्ड का ए वाला। चलिए गाइस, हाँ मैं वही कह रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला यहां मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब वापस मैं कह रहा हूं, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दे दी तुम्हें। अब अगर एसपीआर का बैलेंस मान लो 15 लाख से 15,30,000 तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मैं ये कह रहा हूं ये 30,000 किसी से राइट ऑफ भी तो हो सकता है ना। नहीं नहीं, क्यों कर दूं मैं? अरे क्यों कर दूं? अरे मुझे नहीं करना। अरे समझ ही नहीं रहा, क्वेश्चन में इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इट इज ओनली फॉर कंफ्यूजन पर्पस ना। बाकी 4 यूज में हाँ कहीं यूज आ गया होगा ना। हमारे कोर्स में क्या एप्लीकेबल है? अदर देन कैश। जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट मैच हो जाए अपन फिगर के चेंज करेंगे भाई, समझ में? तो हमें एक्सट्रैक्ट दिया है, हमारे वो काम का ही नहीं है। क्लैरिटी है? चलिए, तो बेटा ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। अब हमारे अब आप देखो आपके डिबेंचर में क्या क्या था। डिबेंचर में आपके डिबेंचर इशू था विद रिडम्पशन डिटेल, वो गया। कंसिडरेशन अदर देन कैश गया। अदर देन कैश में चारों गए, अंडरराइटर गया, प्रमोटर गया, बिजनेस गया, एसेट गया, ये चारों के चारों चले गए। अब आपका इसमें बचते हैं 3 कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट? 3। पहला कोलेटरल, कौन सा सिक्योरिटी? कोलेटरल। दूसरा, पहला कोलेटरल, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा राइटिंग ऑफ द लॉस। आ रहा समझ में? बट मैं कराऊंगा कितने सवाल? 2 सवाल में मैं सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे इट इज रिलेटेड टू कोलेटरल सिक्योरिटी। कौन सा सवाल है? किससे रिलेटेड है? कोलेटरल। कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सवाल है। क्या कहता है? ध्यान से देखना। गुप्पू गुप्पू लिमिटेड, क्या नाम है बेटा इसका? गुप्पू गुप्पू लिमिटेड obtained a loan of rupees 9 lakh from IPA Limited on 1st April 2022. As collateral security for the loan, the company issued 12% debentures of rupees 100 each. The debentures were issued कहां गया? हाँ, as collateral security, the company failed to repay the loan along with the interest. Interest outstanding on the loan amounted to rupees 1,80,000. On 31st March 2024, IPA Limited exercised its right and recovered the dues by enforcing the collateral security. You are required to pass the journal entries in the books of Guppu Guppu Limited for debenture issued as collateral security and exercise of right by IPA Limited. मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपको क्या ये पता है कोलेटरल सिक्योरिटी होती क्या है? ये दिमाग में सेट है? व्हाट इज कोलेटरल सिक्योरिटी? जब आप कोई सिक्योरिटी देते हो, किसको देते हो सिक्योरिटी? जब आप ये सिक्योरिटी देते हो बैंक को, तो बैंक कहता है एक प्राइमरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ साथ आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, उसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी तभी इन्वोक करी जा सकती है जब लोन में डिफॉल्ट हो, और डिफॉल्ट होने के बाद प्राइमरी सिक्योरिटी प्रिंसिपल सिक्योरिटी से भी लोन की रिकवरी ना हो सके, तो उस समय कौन सी सिक्योरिटी काम आती है? कोलेटरल से। अब कोलेटरल सिक्योरिटी हमारे कोर्स में 2 तरीके हैं उसके। कितने तरीके हैं? 2। पहला तरीका ये कहता है कि भैया या तो तुम जर्नल एंट्री पास करो, दूसरा तरीका कहता है तुम जर्नल एंट्री पास मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग सिंपल सा फंडा फॉलो करेंगे कि यहां पे क्योंकि जर्नल एंट्री की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्योंकि ये कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो। अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती तो जहां हमारी बैलेंस शीट में वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या बैंक फ्रॉम लोन दिखता, उसके नीचे ब्रैकेट में हम लिख देते कि इस लोन के सामने हमने इतनी पास की है। बट हमने यहां पे क्या किया है? हमने यहां पे एंट्री पास करनी है। अगर मुझे एंट्री पास करनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो व्हाट एंट्री विल आई पास? मैं क्या एंट्री पास करूंगा यहां पे? अरे बोलो ना। सवाल नंबर 4, अगर मैं कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बोलो। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट मेरे प्यारे बच्चों? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना % है डिबेंचर्स?
कितना परसेंट? तो यहां पे आए तो यहां पे कितना लिखा अपन ने? 12% डिबेंचर्स। अब यहां पे अपन ने ब्रैकेट ब्रैकेट मारा और कितना आया? कितना आया? 12 लाख। सर लोन तो 9 लाख रुपए का दिया था, कोलेटरल सिक्योरिटी 12 लाख की, तो भैया बैंक आपसे मार्जिन मांगेगा या नहीं मांगेगा? मांगेगा ना। तो आपने जितनी कोलेटरल सिक्योरिटी दी उससे बेटा जी आपको मतलब है, लोन कितने का लिया उससे आपको मतलब नहीं। अब मैंने क्या कहा, वैसे क्वेश्चन में अगर एक छोटा सा बदलाव होता, क्वेश्चन ये कहता कि भैया आप जर्नल एंट्रीज मारो, जर्नल एंट्रीज मारो, जैसे यहां पे मैं मान लेता हूं कि लोन की भी हमें जर्नल एंट्रीज माननी है 1, तो हमें कोलेटरल सिक्योरिटी की माननी है 3rd, वो जो एक्साइज की है उसकी माननी है। तो लोन की भी इसने बोल दिया तो मार देते हैं, नहीं तो मैं ये कहने वाला था कि अगर लोन की आपको नहीं बोला हो, लोन की अगर आपको नहीं बोला हो तो लोन की आप एंट्री छोड़ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट यहां पे बैंक फ्रॉम लोन भी बोला है, तो मेरे पास पहले पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट मारा और बैंक लोन हमने क्रेडिट मारा। बैंक लोन हमने क्रेडिट मारा। अमाउंट कितने का था मेरे प्यारे बच्चों बैंक लोन का? 9। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों एंट्री के आप मुझे लॉजिक बता सकते हो? मुझे बताओ क्या इन दोनों के आप लॉजिक बता सकते हो? पहले वाले में बैंक डेबिट क्यों मारा? पहले वाले में बैंक डेबिट क्यों मारा? एसेट, एसेट बढ़ा। बैंक लोन को क्रेडिट क्यों मारा? लायबिलिटी बढ़ी। इसमें डिबेंचर सस्पेंस और डिबेंचर परसेंटेज ये बोगस एंट्री है, एक्चुअल में आज की डेट में कोई डिबेंचर इशू हुए ही नहीं। बट हमें एग्जामिनर या हमें अकाउंटेंट क्या, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा है, वो ये कह रहा है कि भले आपने अभी तक डिबेंचर दिए नहीं है, बट आपको याद कैसे रहेगा कि आपने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है, तो एक बोगस एंट्री मार के रख लो, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट। अब सवाल ये उठता है, पहला वाला पार्ट आपने कर लिया इस क्वेश्चन का कि लोन की एंट्री मार दो, दूसरा वाला पार्ट कर लिया आपने कि भाई डिबेंचर सस्पेंस की मार दो, तीसरे वाले पार्ट में मोस्ट ऑफ द बच्चा अटकता है, और तीसरा वाला पार्ट क्या है? एक्सरसाइज ऑफ राइट बाय द बैंक, मतलब आईपीएल लिमिटेड। यहां पे मतलब उसने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट किया तो भैया बैंक हमसे कितने रुपए लेगा? 9 लाख। उसके बाद में वो हमसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? इंटरेस्ट कितना है? अरे कहां गया इंटरेस्ट? पहले तो देखा था अपन ने, ये रहा। कितना इंटरेस्ट? 1,80,000। तो मुझे बताओ ना मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, हमारे पास यहां पे क्या स्टेटस बन के आया? मैंने कहा यहां पे सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये एंट्री जो बोगस एंट्री मारी थी, रिवर्स करोगे इसको, डिबेंचर परसेंटेज, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। सबसे पहले ये एंट्री आप रिवर्स मार के खत्म करोगे, क्योंकि ये तो ऐसे ही आपने बोगस मार रखी थी। और अब वो दिन आ गया है जिस दिन आप सामने वाले बैंक को अब आप डिबेंचर इशू करोगे, तो मुझे बताओ ना, आपने ऊपर क्या मारा था? बैंक लोन, तो यहां पे आया बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि आप उनको अब कोलेटरल सिक्योरिटी एक्सरसाइज करने को दे रहे हो, तो लायबिलिटी क्या होगी? खत्म। फिर आप किसको डेबिट मारोगे? इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना था? 9 लाख, और ये कितना हो गया? 1,80,000। तो अब मुझे बताओ उनको आप 12% डिबेंचर कितने के दोगे? मुझे बताओ दिमाग में गया या नहीं गया? मैं गारंटी ले रहा हूं ये दोनों एंट्री अगर एग्जाम में आई हर बच्चा सही करेगा। ये एंट्री अगर आई, रेशियो कट के इसका हो जाता है 40/100, मतलब 40% ऑफ द पीपल ही एंट्री मार पाते हैं, और बहुत कम बच्चा होता है उसमें से जो ये वाली एंट्री मार पाता है। कंफ्यूजन कहां होता है इस क्वेश्चन में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैलेंस शीट में जो प्रेजेंटेशन मैंने बताई वो सब जगह दे रखी होती है, आप बार बार करते रहते हो, कोई टेंशन नहीं है। फंसते कहां हो कि ये ऊपर वाली एंट्री भैया एंड में रिवर्स होती है जब ये इन्वोक होती है, एक्सरसाइज होती है, राइट। नंबर 2, यहां पे जब आप डिबेंचर इशू करने जाओगे, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो 12 लाख से डिबेंचर इशू कर देते हैं, जबकि डिबेंचर इशू कितने से करने हैं? 10,80,000। अरे यस या नो? दिमाग में गया नहीं गया? मैं गलतियां भी बता रहा हूं, बच्चे इसमें क्या करता है, क्योंकि पेपर चेक करते हैं तो आइडिया लगता है कि कौन सा बच्चा किस तरह की मिस्टेक कर सकता है, सब कुछ सिखाने के बाद भी। तो ये 2 मिस्टेक है जो इसमें हो सकती है। दिमाग में गया या नहीं गया? अब वापस एक अच्छा मास्टरपीस सवाल आ रहा है, अब लेट्स सी इनका कमाल कितना रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं हम हमारा शीट का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5। चलिए गाइस,
So let's begin with the last question of the sheet, that is सवाल नंबर 5। यहां से सीखने को मिलेंगे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा वो है आपका राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसके बाद में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, अकाउंट बनाना भी सीख लोगे, जनरल एंट्री भी सीख लोगे, वो तो अलग है ही, बट कॉन्सेप्ट ये दोनों आपके क्लियर होंगे। चलिए, तो सबसे पहले ऑन 1st of April 2024 IPL लिमिटेड इशूड 10,009% debentures of ₹100 each, redeemable at a premium of 10%। redeemable at a premium of what? 10। इसका मतलब सुनो ना, कुछ चीजें अपन ऐसे माइंड में भी करेंगे। मुझे बताओ, अगेन मैं सारी की सारी जनरल एंट्री, देखो अगेन रेट वाली बात अपन कर लेंगे, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये भी कर लेंगे, चलो कोई टेंशन नहीं है। तो ये कह रहा है कि भैया प्रीमियम पे इशू किए, द डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, द डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट, द रेट विच वी हैव टू कैलकुलेट, नेट प्रोसीड हमें कितनी हुई 10 लाख। तो मुझे बताओ ना, सॉरी 9 लाख, तो 10 लाख के सामने कितनी हुई 9, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ 1 लाख। अगर 10 लाख के ऊपर 1 लाख का डिस्काउंट है तो ये रेट कितनी आ गई 10%। तो पहला वाला क्वेश्चन तो आसान था, क्या ये वाला क्लियर है, 10% आ जाएगा। अब आते हैं जनरल एंट्रीज पे भैया, अब आते हैं किस पे, जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज में ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। ऑन एप्लीकेशन 30, ऑन अलॉटमेंट कितना 40, और अंग्रेजी में आगे लिखा हुआ है कॉल मनी इज नॉट येट मेड, कॉल मनी अभी हमने मांगा ही नहीं। इश्यू से रिलेटेड कितनी एंट्री 4। इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कुछ भी नहीं दिखा हुआ हो तो ये जो डिस्काउंट होता है, ये जो डिस्काउंट होता है, ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है, ये सब कहां लिखोगे अलॉटमेंट पे। ये भी चीज सीखे ना, कहां लिखोगे अलॉट। अब मैंने कहा यहां पे अगर मैं आपसे कहूं ये जो दोनों हैं ये 70 है, तो मुझे बताओ ना ये 70 कॉल्ड अप वाला अमाउंट है, या मतलब इसमें डिस्काउंट माइनस है या नहीं माइनस है। डिस्काउंट माइनस अब करना पड़ेगा, गलत हो सरासर। हमेशा प्रीमियम और डिस्काउंट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड होता है या डिडक्टेड होता है। अरे यस कि नो। अगर मान लो यहां पे लिखा हुआ है 30, उसके बाद में यहां पे 40 और यहां पे कितना बैलेंस। एक और दूसरा हिंट इस क्वेश्चन में वैसे डायरेक्ट था, द इशू वाज पेएबल एज फॉलोस, बट मैं क्या कह रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ये अमाउंट हमें उनसे मिलना है नेट। इसका मतलब टुवर्ड्स फेस वैल्यू यहां पे 50 रुपया होगा, 10 रुपया डिस्काउंट का माइनस हुआ रहेगा, तो मांगा कितना 40। मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में जब आप हॉल में बैठोगे, अगर ये चीजें पहले से नोट डाउन कहीं करनी रखी है, ये क्वेश्चन में गलतियां होंगी ही होंगी। क्या समझ में आया। अभी तो क्वेश्चन चालू नहीं हुआ सर, ये इंपॉर्टेंट था कि नहीं, ये बेस है क्या, ये बेस। अब सुनो मेरे, अभी लिख क्या रहे हो तुम, लिख क्या रहे हो, देखो ना, अभी तो आराम से अपन करेंगे साथ में। देखो सबसे पहले जनरल एंट्री, सबसे पहले क्या जनरल डेट यहां पे दे रखी है क्या 1 अप्रैल, क्या दे रखी है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2024 इशू करा तो बैंक में पैसा आया रहेगा। व्हाट एंट्री यू विल पास माय डियर फ्रेंड्स, बोलो ना यार, क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट बोलो दोस्तों 3 लाख। ठीक है, यहां पे दूसरी एंट्री बोलो भैया, डिवेंचर एप्लीकेशन तो 9% डिवेंचर। अरे लॉस भी तो आएगा, नहीं सॉरी इस पे नहीं आएगा, अरे हाँ 9% डिवेंचर्स, अमाउंट बोलना कितना है 3 लाख। 3 लाख। मुझे बताओ ये वाली एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है किसी को, अरे बोलना यार, ये वाली एंट्री में तो किसी को डाउट नहीं है। अब सुनना, इसके बाद नेक्स्ट 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 अलॉटमेंट का पैसा वाली एंट्री। भैया वो सेम बच्चा है, हाँ सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूं यहां पे अगर आप देखोगे ये जो भी प्रीमियम होता है, जो भी ये प्रीमियम और रिडम्पशन है, डिस्काउंट है, ये सब परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री में आते हैं। कौन से वाले में, परसेंटेज। तो मैं जब यहां पे मारूंगा, क्या मुझे आगे की डेट पता है क्या इसमें,
आगे की कोई डेट दे रखी है क्या? नहीं। तो मैंने कहा डेट दे नहीं रखी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मार के थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना चाहूंगा। यहां पे व्हाट एंट्री विल आई पास? डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों? बोलो ना, कितना पैसा आएगा? 40 रुपीज हम लोग उनसे मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं? 40। तो जितना हम मांगेंगे, जितना हमें मिलेगा उतना एसेट बनाएंगे। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं यहाँ पे? 10,000। 10,000 इंटू 40 कितना होता है? 4 लाख। तो यहां पे कितना आ गया? 4 लाख। मुझे बताओ डिस्काउंट कितना है इसमें? 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? अरे 40 रुपए मांगे थे ना बेटा। डिस्काउंट कितना है? 1 लाख। प्रीमियम कितना है? 1 लाख। इन शॉर्ट में अगर यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोलूं तो आराम से बिल्कुल शांति से मारेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां पे कितना आ गया? 2 लाख। मुझे बताओ ना परसेंटेज डिबेंचर्स में कितना आ गया? 9% डिबेंचर्स में कितना आ गया? 5 लाख। सर ये क्या बोल रहे हो आप? 5 लाख क्यों आया? 4 लाख ही तो मांगे थे। अरे मैं आपको समझा के बैठा था कि हमेशा जितना आपने फेस वैल्यू की तरफ पैसा मांगा है वो कहां आएगा? परसेंटेज डिबेंचर। 50 रुपए थे, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो नॉमिनल वैल्यू कितनी मांगी? 50। 10 का डिस्काउंट दिया, नेट रिसीव कितना हुआ? 40। तो मैंने कहा यहां पे कितना आया? 5 लाख। और जो बचा हुआ है वो कहां गया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना आया? 1 लाख। कुछ भी नहीं गिवन है तो क्या मैं ये मांग लूं कि जो भी पैसा मांगा ये चल ही नहीं रहा है, सर आ गया। जो भी पैसा हमने दिया वो सारा आ गया। तो मुझे बताओ व्हाट एंट्री विल आई पास? बैंक अकाउंट डेबिट कितना कितना कितना? तो ये फर्स्ट पार्ट था। देखो इशू वापस हमने किया, परसेंटेज निकालना सीख लिया। छोटे छोटे और बेसिक्स जो इस चैप्टर के थे वो भी मैंने यहां पे आपको कवर करा दिया, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब मैंने कहा अब चालू होता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब वो कहता है कि यार एक काम करो, द कंपनी के पास 1,20,000 का कैपिटल रिजर्व है। क्या है? 1,20,000 का कैपिटल रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सालाना 31 मार्च को देना है। इंटरेस्ट फॉर द ईयर वॉज ड्यूली पेड, तो आपने 31 मार्च को दे दिया होगा। अब ये कह रहा है यार कैपिटल रिजर्व में तुम्हारा बैलेंस है। अभी बैलेंस क्यों कह रहा है? ये बैलेंस है क्योंकि जब मैं इशू करता हूं जो भी मेरा ये लॉस है, जो भी मेरा क्या है ये लॉस, ये लॉस मैं राइट ऑफ करता हूं। क्या करता हूं? ये लॉस राइट ऑफ करता हूं मैं लॉस। तो ये राइट ऑफ मैं कहां करता हूं? मैं राइट ऑफ करता हूं सबसे पहला ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कभी भी यूज। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यहां पे ये कैपिटल रिजर्व यूज में नहीं आए, ये दिमाग में सेट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे आप प्लीज इंटरेस्ट का अमाउंट बता दो। याद रखना हाफ ईयरली नहीं है, सालाना है। कितना कितना परसेंट है? तो कैसे निकाला? कितने? अरे मुझे 72 बताओ ना, कैलकुलेट। 10,000 इंटू क्या किया? 10,000 इंटू, वेरी गुड। 99% बच्चा मिस्टेक करेगा, वो नॉमिनल वैल्यू पे निकालेगा। किस पे? तो वो ये कहेगा 10,000 इंटू 100, 10 लाख के डिबेंचर थे तो 10 लाख पे मैं ब्याज दूंगा, और वो 90,000 निकाल के बैठेगा। आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा जो अमाउंट पेड होता है उसी पे ही इंटरेस्ट मिलता है। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? चलिए वेरी गुड, बट कुछ बच्चों ने निकाल रखा था, इंप्रेस्ड। चलो आओ इधर, आओ आओ भैया, एंट्री बोलो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। तो आपने क्या किया? उसको डेबिट। अमाउंट बोलो 72,000। टू क्या लिखोगे? याद रखना 3 एंट्री आती है, इंटरेस्ट की रट्टा मार लो। कितनी एंट्री आती है? 3। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स। आ रहा सुनने? तीसरी एंट्री, दूसरी एंट्री डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक।
वेरी गुड। हाँ जी, 72 तीसरी एंट्री। हाँ जी, तीसरी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू, एक सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में क्या क्या डालोगे? सबसे पहले इंटरेस्ट डाल दो, सामने दिख रहा है, कितना दिख रहा है? उसके बाद में क्या डालोगे? लॉस ऑन इश्यू। कितना है लॉस ऑन इश्यू? 2 लाख। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 272। क्लियर लग रहा है क्या? हटा देते हैं। क्लियर है? ये क्या किया मैंने? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूं, 3 अभी अकाउंट बनाना बाकी है। आप देखो, सबसे पहले आप इश्यू अगर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है डिबेंचर्स का, वो आपने बनाना सीखा। कौन सी किस्त पे डिस्काउंट या प्रीमियम रिकॉर्ड होता है वो सीखा। जो अमाउंट लिखा हुआ होता है उसमें डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस होता है या करना होता है, वो आपने सीखा। उसके बाद आपने ये सीखा कि ब्याज की कितनी एंट्रीज होती है? 3। बट यही अगर साल में 2 बार ब्याज देना होता तो कितनी? एक बार में 3 प्रणव, तो 2 बार में, अरे एक बार में 3 तो जरा 2 बार में भी 3, एक बार में 3 तो 2 बार में 5, 6 कह रहा है वो। अरे भाई ये वाली 2 एंट्री मारोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो साल में एक ही बार ट्रांसफर होता है। क्लियर है क्या? अरे मैडम आ रहा है क्या आपको? अब सुनो, आ रहा है क्या तेरे को? सुनो इधर, मुझे बताओ, क्या एंट्रीज हमारी सारी खत्म हो गई? एक बार देखो ना, क्या हमें क्या क्या बोला था इसने। ये कह रहा था कि डिस्काउंट कैलकुलेट, रेट ऑफ डिस्काउंट कर लो, जनरल एंट्रीज मार दो। किस किस की मार दो जनरल एंट्रीज? इश्यू की मार दो, इंटरेस्ट की मार दो, इसने कहा ये भी मार दो। अब ये कह रहा है इन दोनों का अकाउंट बना दो, लॉस और डिवेंचर का। अब तो मैंने आपके लिए फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट यहाँ पे देख के बना के रखा है ताकि आपको फॉर्मेट वाला टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो इधर, सुनो मेरी बात। सबसे पहले नेचर, क्या मैडम? नेचर। नेचर मतलब ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम। अगर एसेट या एक्सपेंस हो तो बैलेंस डेबिट साइड आएगा, लाइबिलिटी या इनकम हो तो क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिखता है, ये क्या है? एक्सपेंस। इसका मतलब यहां पे हम लोग डेट कॉलम में नहीं बनाया हूं, तुम चाहो तो यहां पे डेट लिख दो, डेट लिख दो, तुम्हें इजी हो जाएगा थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि 1 अप्रैल को, क्योंकि हमें डेट सारी दे रखी है, जो भी ईयर है लिख दोगे आप। यहां पे लिखोगे 2, लॉस तुम्हारे पास कहां से आया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना आया? 1 लाख। फिर तुम्हें इसी दिन लॉस और कहां से आया? 2, 9% डिबेंचर, 10 रुपए तुमने डिस्काउंट भी दिया ना, 1 लाख। अब मुझे बताओ ये जो टोटल है, ये टोटल का आप क्या करोगे? अरे बोलो ना, ये टोटल का आप क्या करोगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना डालोगे? 2 लाख। अरे डालो ना वहां पे अपने पीएनएल में 2 लाख, तो क्या ये अकाउंट खत्म हो गया? यस। अरे भैया हमें क्लियरली सिखाया हुआ है, जो भी है डिस्काउंट का लॉस हो, प्रीमियम का लॉस हो, जिस साल आप इशू कर रहे हो उसी साल आप राइट ऑफ। प्रायोरिटी क्या है? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो तो उसका यूज कर लेना, नहीं हो तो किससे करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कैपिटल रिजर्व को छूना भी नहीं। क्लियरिटी है? चलो अब मुझे बताओ दूसरे वाले का अकाउंट। अब देखो ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं, शेयर कैपिटल का अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके एंड में लिखा हो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट बना दो, आधे बच्चों के हाथ पांव फूल जाएंगे, क्योंकि वो बैठ के सोचेंगे यार शेयर फॉरफीचर का अकाउंट होता कैसा है, तो उसमें तो टाइम चला गया। तो आप पहले से ये छोटी छोटी चीजें जो आती रहती है, ये शायद 1 या 2 मार्क का होगा उस क्वेश्चन का पार्ट, बट एक बार आपका मेंटल बैलेंस तो हिला देगा ना। तो अब आप देखो 9% डिबेंचर, इसका नेचर बताओ? एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी। अरे डेट डाल दो यार, डेट डाल दो, डेट डाल दो, डेट और डेट। कौन सी डेट? 1 अप्रैल। क्या लिखोगे? बाय डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना? कितना? अरे बोलो ना, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन कितना? 3 लाख। फिर बोलो बाय
बाय डिवेंचर अलॉटमेंट कितना 4 लाख, बाय लॉस ऑन इश्यू कितना 1 लाख, कितना हो गया इसका बैलेंस 8 लाख। ध्यान रखना इसको प्रेजेंट कैसे करना है ये सिखाने के लिए दिखा रहा हूं। 11वीं क्लास का लेजर है ये, इसको ऐसे बिल्कुल आंखें खोल खोल के मत देखो, आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है ये? किस दिन मैं बिल्कुल ऐसे आपा खो बैठूं आ रहा सुनने और मैं इसको बहुत मारूं, तो तुम गवाही जरूर देना कि इसने मजबूर किया था सर को, उस लेवल तक लेके गया कि सर मेंटली सोच नहीं पाए सही क्या है और गलत क्या है। क्या रहा है गाइस, मुझे बताना, क्या हमें डिबेंचर अगर हम देखें, अब आ रहा सुनने, डिबेंचर अब अगर हम देखें तो हमने आज क्या क्या कवर किया, और फिर आप घर जाके किताब से प्लीज चेक करना क्या कोई पार्ट है जो इसका रह गया है। नंबर 1, हमने नॉर्मल इशू भी देखा, फिर हमने इशू विद रिडम्पशन डिटेल भी देखा। सर ये कब देखा अपन ने तो इशू विद रिडम्पशन के 6 किए थे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 5 में मैंने एंट्रियां मार के दिखाई ना इंस्टॉलमेंट वाली, उसके बाद में मैंने क्या दिखाया तुम्हें, कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, ओटीसी। ये ओटीसी पिज्जा नहीं है बेटा, ओटीसी मतलब अदर देन कैश। उसमें हमने क्या क्या कवर किया, गोलमोलूस क्या क्या कवर किया। नंबर 1 कहां गया, हाँ नंबर 1 प्रमोटर, अंडरराइटर, वेंडर, बिजनेस वाला केस। क्लियर है? याद रखना ईसॉप एम्प्लॉयज को जब भी कोई शेयर्स दो उसमें आप पैसा लेते हो, अदर देन कैश नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखा, कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने इंटरेस्ट देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, राइट ऑफ देखा। क्या देखा, राइट ऑफ। और मैंने कहा एक और चीज देखती, अकाउंट अगर बनाने को आ जाए तो डिवेंचर का अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू का अकाउंट, ये सब भी आपने इन सिर्फ 5 क्वेश्चन में कवर कर लिया। उसके साथ साथ अर्थमेटिकल पार्ट भी आपने कवर कर लिया। कौन सा वाला पार्ट, अर्थमेटिक, कि अगर परसेंटेज देनी रखी हो तो कैसे निकालना है, या छोटी मोटी और दिमाग की कैलकुलेशन, वो भी हम लोगों ने देख ली। इसके आगे अगले सेशन में कवर होगा दूसरा कोई चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।